हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का भूगोल पाठ 2। पाठ का नाम है भारत कृषि एवं सिंचाई। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि में क्या अंतर है। कि निर्वाह कृषि में क्या होता है, जो किसान सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति यानी अपने परिवार को या हो गया अपने कार्यों को सिर्फ करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो किसान खेती करते हैं उन्हें निर्वाह कृषि कहा जाता है। और जो व्यापार करने के लिए कृषि होता है उसे व्यापारिक कृषि कहते हैं। इसे हम अपनी भाषा में समझ सकते हैं। चलिए हम एक बार पढ़ के सुना देते हैं। जो कृषि केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है। और जिस कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल बेचना हो उसे व्यापारिक कृषि कहा जाता है। इसे फसल विशिष्टीकरण भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, चावल के उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, चावल के उत्पादन के लिए मानसूनी जलवायु होनी चाहिए। यानी कि जब चावल का उत्पादक होता है तो ज़्यादातर हमें जल की आवश्यकता होती है, यानी चावल के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। अगले, भारत के मुख्य कपास उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, कपास उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा आदि राज्यों में होता है। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और गुजरात में होता है, ज़्यादातर बोले तो। अगला प्रश्न है, भारत में चकबंदी से क्या लाभ हुए हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, किसानों की बिखरी जमीन एक स्थान पर हुई, किसानों के समय की बचत होती है, किसान आसानी से बुआई, जुताई तथा सिंचाई कर लेते हैं, इससे पैदावार में वृद्धि हुई है। देखिए चकबंदी क्या होता है, जब किसान का इधर उधर खेत अलग अलग जगह पर होता है तो चकबंदी में क्या होता है, सभी खेतों को एक जगह पर दे दिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। इससे हमें पूछा है कि लाभ क्या होता है। तो जो बिखरी जमीन होती है वो एक स्थान पर आ जाती है, समय की बचत होती है। आप मान लीजिए यहाँ पर सिंचाई करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जाएंगे सिंचाई करने दूसरे खेत में, फिर तीसरे खेत में जाएंगे तो समय लगेगा जाने आने में, इससे समय की बचत होती है। आसानी से बुआई भी हो जाएगी, एक स्थान पर रहेगी तो जुताई भी हो जाएगी और सिंचाई भी हो जाएगी। नहीं तो अलग अलग करना पड़ेगा, आप यहाँ पर पहले सिंचाई करेंगे फिर दूसरे खेत पर जाएंगे सिंचाई करने। इससे क्या होती है, बुआई, जुताई और सिंचाई तीनों में समय की बचत होती है और इससे पैदावार में भी वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति क्या है, इसके प्रभाव को लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, हरित क्रांति क्या है। वर्ष 1966 से 67 में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्नत किस्म के बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना था। इसे ही हरित क्रांति कहते हैं, या हम एक शब्द में बोले तो फसल क्रांति को ही हम हरित क्रांति बोलते हैं। भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति के प्रभाव क्या क्या है हम यहाँ पर देखेंगे। हरित क्रांति के प्रभाव स्वरूप अधिक उपज के लिए सुधरे हुए उन्नत बीजों का प्रयोग होने लगा। रासायनिक खादों जैसे अमोनियम सल्फेट, यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटेशियम सल्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट का विकास व उपयोग किया गया। जैविक खाद का उत्पादन बढ़ाना, जैसे कंपोस्ट की खाद, हरी खाद जिसमें सनई ढैंचा को सड़ाया जाता है, नीम की खली की खाद इत्यादि। रासायनिक कीटनाशक दवाओं को प्रयोग करना, कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर आदि का प्रयोग करना, फसलों की सिंचाई के लिए नलकूप, नहरों तथा तालाब आदि बनाने का कार्य किया गया। ये सब हरित क्रांति के प्रभाव हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर पूर्ति करके दिखाया है,
कृषि कार्य में कृषि के साथ साथ यहाँ पर रिक्त स्थान को शामिल किया गया है। तो कृषि कार्य में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी शामिल किया गया है, क्योंकि कृषि में जो घास होता है, भूसा होता है, वो सब पशुपालन को दिए जाते हैं, यानी कृषि और पशुपालन दोनों को एक ही में शामिल किया गया है। अगला है गन्ना भारत की यहाँ पर रिक्त स्थानीय फसल है। तो गन्ना भारत की नकदी फसल है। अगला है चावल के लिए यहाँ पर रिक्त स्थानीय तथा यहाँ पर भी रिक्त स्थानीय की आवश्यकता होती है। तो चावल के लिए क्या होती है, अधिक गर्मी चाहिए और अधिक पानी चाहिए। बिन पानी के चावल नहीं होता है। तो हम यहाँ पर भर देंगे अधिक गर्मी और अधिक पानी की आवश्यकता होती है। अगला खरीफ की फसलें यहाँ पर रिक्त स्थान है में बोई और यहाँ पर रिक्त स्थान में काटी जाती है। यानी इसमें हमें क्या भरना है कि खरीफ की फसलें कब बोई जाती है और कब काटी जाती हैं। तो खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती हैं और शीत ऋतु के प्रारंभ में काटी जाती हैं। अगला भारत में सिंचाई का सबसे प्रचलित संसाधन सिंचाई है। कौन कौन से है, कुआं एवं नलकूप भर देंगे हम। अगला है निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। यहाँ पर दिया गया है, हमने यहाँ पर जोड़ा बनाया है। रबी फसल कौन सा है, गेहूं है। खरीफ का चावल है। जायद का खरबूज है। अगला प्रश्न है सही और गलत का निशान लगाओ। प्रश्न है सोनारा व सरबती धान की उन्नत किस्में, ये गलत है। अगला है खास संरक्षण के लिए शीत घरों का निर्माण किया गया है, ये सही है। अगला चकबंदी में किसानों के खेत अलग अलग बिखेर दिए जाते हैं, ये गलत है। उत्तर भारत में नहरी सिंचाई का प्रमुख साधन है, ये भी सही है। नहरें हो गए, नलकूप हो गया, ये सब प्रमुख साधन है सिंचाई के। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।